give your consent and interact with our students of B.Ed and M.Ed, especially science group, on the topic innovative methods of teaching science. And as we all know that today's lecture has been scheduled with an objective to dive into the transformations which are taking place in the domains of teaching, learning and evaluation, and to explore and discover the creative ways of teaching. Traditional teaching, as we all know, the methods which we employ in the traditional teaching, they often fail to engage our students and ignite their passion for scientific exploration, and this is where we feel the need to introduce the innovative teaching methods of science education. The innovative teaching methods in science education, they are almost now revolutionizing the way students should learn and teachers should teach. These methods of science not only make science teaching accessible and enjoyable, but they also enhance creativity, scientific exploration, critical thinking, and lifelong love for scientific inquiry. In this global era of transformation in the 21st century, where we find there is overhauling of the educational system, we as teachers, we need to adopt the realistic instructional strategies that will promote students' conceptual understanding, retention and achievement. Therefore, there is a need to introduce, adopt and adapt the latest innovative styles that have the potential for sustaining the interest of the learners. And so with this backdrop in mind, we have planned today's lecture. And to give a formal introduction of our speaker today, I invite our head, Professor Sujata Saab. नहीं दीदी ठीक है, आप बैठिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय की प्रमुख प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी जी का हमारे महाविद्यालय के शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे विभाग की छात्राओं का ये विशेष सौभाग्य है कि उनको आज इनके अध्यापिका रूप से प्रेरणा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। इसलिए इस कक्षा में विज्ञान विषय समूह के अलावा सभी विषय समूहों की छात्राएं मौजूद हैं। इनका डीन मैडम का परिचय काफ़ी विस्तृत है और औपचारिक परिचय में मैं नहीं जाऊंगी, उस विस्तार में प्रवेश न करते हुए इतना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नया और सार्थक योगदान देने का प्रयास करती हैं। आप संकाय के प्रशासन के साथ ही वहाँ पे जो अध्यापक शिक्षा का जो दायित्व है उसका कुशल निर्वहन कर रही हैं और विश्वविद्यालय की अन्य जिम्मेदारियों को भी कुशलतापूर्वक संभाल रही हैं। इनके नाम अनेक उपलब्धियां दर्ज हैं, जैसे शैक्षिक आयोजनों, रिसर्च प्रोजेक्ट, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च। इसके अलावा इनके निर्देशन के अलावा ये जो है पूरा जो फैकल्टी के नवनिर्माण के लिए प्रयास कर रही हैं। इनको 28 साल का लंबा शैक्षणिक अध्यापन का अनुभव है, इसलिए आप लोग विशेष भाग्यशाली हैं कि इनके अध्यापन अनुभव से लाभ उठाएंगी। और इनके अभी हाल ही में इन्होंने एक ऑनलाइन स्वयं कोर्स डिज़ाइन किया है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लाइफ स्किल पर। ये एक सराहनीय पहल है और हम लोग इसके लिए इनको बहुत बधाई देते हैं कि ये सफलता के राह पे आगे बढ़े। और इनके ही नेतृत्व में हमारा कॉलेज और आर्य महिला कॉलेज 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लागू करने की दिशा में प्रयत्नशील है। और जहाँ तक इनके स्पेशलाइजेशन का है तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं। कुछ वर्षों पहले इन्होंने करिकुलम स्टडीज़ पे हमारी एमएड की छात्राओं को समृद्ध किया था और आज विज्ञान शिक्षण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों को अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगी। और एक चीज़ और है कि हमारा और इनका जो संबंध है वो एक और विशेष प्रकार का संबंध है कि हम लोगों ने करीब 30 साल से अधिक समय पहले बीएड और एमएड में सहपाठी रहे हैं और हमारी ये बहुत अच्छी मित्र है। तो इस जुड़ाव के अधिकार से हमने इनको आज इतने ट्रैफिक जैम में
इनको बुलाया और इन्होंने मेरे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से इनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। तो अब अधिक समय और न लेते हुए छात्राओं के हित में अब मैं अपनी छात्राओं की कक्षा को इन्हें सौंपती हूँ। प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी जी। पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, सुजाता जी को, आशा को, और यहाँ रंजीता, जूही, पूनम, विभा, दिलीप, नाम भूला है ना, सबको थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू Silpa College for Women and your principal for inviting me here. Now what I'm going to talk to you, what I feel, जैसे कि मैं हमेशा सोचती हूँ, एक सुजाता एकदम पढ़ने वाली अच्छी थी बच्चों में से थी, हम लोग थोड़ा सा बदमाशी करने वाले बच्चों में से। सुजाता पूरा साइकोलॉजी पढ़ के हम लोग को बताती थी और हम लोग सोचते थे अच्छा जो इसमें आसान हो वो हम लोग करें, लेकिन ये साइकोलॉजी की स्पेशलिस्ट थी और हमारा हमेशा से साइंस रहता था। तो हमने ग्रेजुएशन में भी अपने वहाँ से बॉटनी किया, उसके बाद फिर साइंस टीचिंग किया। मेरा जब भी मैं साइंस टीचिंग की बात करती हूँ तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि the process of teaching science or any subject, every day a teacher when he goes into the class, जब भी हम कक्षा में आते हैं तो हम every lecture is innovative and creative, कभी भी रिपीट नहीं होता है जब तक कि आप वो पुराने नोट्स को डिक्टेट ना करें, वो इनोवेटिव नहीं हो। इफ यू आर गोइंग देयर, और पुराने नोट्स में भी जब आप समझाते हैं तो वो समझाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आप अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। सो एनी क्लासरूम इंटरेक्शन विच वी ऑल डू, व्हेन पीपल से कि आपने इनोवेशन क्या किया या आपने कौन सा नया चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया, सो हमारे यहाँ तो हमको ये कहना होता है कि एवरी क्लास इज अ एक्सपेरिमेंट एंड एवरी डे व्हेन वी कम टू द क्लास एंड give new examples or put new methods, that is innovation. Now as Asha madam has already explained and you all know, there were certain ways of teaching science जिनको हम कहते हैं कि विज्ञान शिक्षण की कुछ विधियाँ होती हैं और उनको पढ़ाने के हम लोग कहते थे कि कक्षा में हम जाते हैं तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, और ये विधियाँ अभी भी हटती नहीं है। जैसे अभी हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये एक व्याख्यान ही है, और ये व्याख्यान की जो विधि है ये कब से चली आ रही है। हम लोग सोक्रेटिक डायलॉग की बात करते थे, हम उस जमाने में बात करते थे जब लोगों को, बच्चों को ऐसे बैठा दिया जाता था और उनको सामने बताया जाता था। अगर अपने भारतीय संदर्भ में देखें तो हम तो स्मृति और श्रुति की पहले से ही बात करते हैं कि सुनना और उसको मनन करना अपने आप में एक तरीका था ज्ञान के आदान प्रदान का। तो वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग इन दैट रिस्पेक्ट कि यस देयर हैज बीन इंटरेक्शन in the classroom teaching situation, and all those who are there who are planning their lessons, जो कि अभी आप लोग जाएंगे उसमें के लिए, और जो भी एमएड में हैं, जो टीचर एजुकेटर्स बन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि जो एज established methods हैं साइंस टीचिंग के, they are not going to go away। जैसे अगर हम सोचें कि अगर हम ये इनोवेटिव मेथड आ गए तो हमारे कक्ष में हमें कुछ बताना नहीं होगा, या हमको कुछ प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन जिसको हम कहते थे वो नहीं करना होगा, या स्टोरी टेलिंग है वो नहीं करना होगा, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे साथ हमेशा से रहेंगे। बट व्हाट हैपन्स, जैसे जैसे समय बीतता है हम लोग 2-3 चीज़ें करते हैं। हम लोग देखते हैं कि एज नॉलेज इज increasing or as we are adding to it, we have certain technological, हमारे पास बड़े सारे तकनीकी की विधाएं, जैसे हम ये देख रहे हैं ना, ये शायद स्मार्ट क्लास हम लोग जब स्टूडेंट थे नहीं होता था, अभी आप लोग के पास हो गया, बिकॉज इट इज सो कन्वीनियंट। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इस पे हम लिख भी सकते हैं, इस पे हम मिटा भी सकते हैं, इससे हम कुछ कनेक्ट करके आपको दिखा भी सकते हैं। जैसे इफ आई नेट है जो ही यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी है, हाँ है। तो सपोज जब तक हम बातचीत कर रहे हैं, आई विल जस्ट आस्क जूही टू सर्च की ऑगमेंटेड रियलिटी का कोई वीडियो हमको मिल सकता है, या वर्चुअल रियलिटी का सम वीडियो, लेट अस सर्च। तब तक हम लोग अपने बात करें, कुछ नहीं करना। मैंने कहा कि यहाँ पे गूगल सर्च है और हम ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के बारे में सर्च करके एक आपको कोई वीडियो या कुछ उस पर दिखा सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, कुछ भी। ऑगमेंटेड रियलिटी में videos, just put one of the videos which is there. बस अभी इसको चलाओ मत, इसको म्यूट कर दो। So I said now as technology is increasing and we are having it in our classroom, ये क्या हो गया, ये हमारे क्लासरूम में अपने आप चला गया।
और हमने कहा कि हम कुछ भी जो बात करते थे कि हमको बाहर ले जाके बताना है या हमको दिखाना है, हम इसको क्लासरूम में ला सकते हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और हैविंग द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, हमारा शिक्षण अधिगम थोड़ा आसान हो गया है। आसान के संदर्भ में, जैसे पहले हम कहते थे कि हमको एक शिक्षक सहायक सामग्री बना के ले जानी है, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे हम खोज सकते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट, अगर मैडम बता लेंगी तो एक फ्लावरिंग प्लांट का चित्र यहाँ आ जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट इन्होंने डाला और फ्लावरिंग प्लांट का चित्र आ गया, हम उसको पूरा आपको बता सकते हैं साइंस वाले। और एग्जांपल हम कह सकते हैं सिंपल मशीन्स, सिंपल मशीन का एक हमने लिंक डाला और वो अपने आप आ जाएगा। सो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि हमारे शिक्षण अधिगम को ज़्यादा सुगम बना दिया है और हमें नए नए तरीकों को सोचने के बारे में वो बात करने लगे। अब इन तरीकों में भी ऐसा होता है कि अगर हमें सोचना है तो हमको खाली टेक्नोलॉजी से काम नहीं होगा। हमेशा बहुत पहले, जब पहली बार आप लोगों ने 1945 के उस स्किनर के उस लेख को पढ़ा होगा, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे उन्होंने पहली बार प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑपरेंट कंडीशनिंग के आधार पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात की थी और उन्होंने कहा था लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा हम कक्ष में चीजों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उस समय भी ये बात हुई थी और आज भी हम लोग ये बात करते हैं कि क्या एआई के आ जाने से, आज हम लोग ने कोई वो टीचर था ना, बीच में एक वीडियो आया था कि पहली बार, हाँ क्या था वो वीडियो, कि केरला में किसी उसमें दे एक्सपेरिमेंटेड विद अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टीचर, है ना, एक वीडियो कहीं आया था कि रोबोटिक या उसको आर्टिफिशियल कि वो उस तरह से उसका, जैसे हम लोग आप घरों में सबके पास वो जिसको क्या कहते हैं घरों में वो जो है, अरे जिसको बोलते हैं Alexa, yes. See, Alexa, what does it do? कि आप घर में गए and it tells you ये गाना लगा दो, ये काम कर दो. So Alexa, so that is what their people now they are feeling कि probably after some time we might have such situations in a classroom, and then what will happen to the teacher? लेकिन ये कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है कि जो एलेक्सा होगी या जो इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर होगा, उसके लिए भी तो हमें जरूरत पड़ेगी किसी को उसको प्रोग्राम बनाने की, किसी को उसके बारे में सोचने के लिए, क्या हमको कब बनाना है, कैसे बताना है, ये करने के लिए भी तो हमें जरूरत होगी। तो वो काम करेगा, वो तो हमारे क्लासरूम का जो सेक्शन है। यस, द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द टीचर माइट प्रोबेबली चेंज। जैसे आई सेड, इट इज वेरी इजी फॉर मी today just to put a video of augmented reality in front of you all and then we can discuss on this. I can show. Yeah, just show it. आवाज है ना? आवाज नहीं होती, but this way. Now what is this doing? See? ये प्लांट बुक में था और बुक से कैप्शन वो ऑलरेडी वो ऐप है, वेबसाइट है जहाँ पे आप दिखा के तुरंत बच्चों को 3D में उसको फील करा सकते हैं। ये बुक का डायग्राम है, स्कैन किया and then the whole plant is lively, the child can experience. Now this is augmented reality. मतलब you can see a 3-dimensional. वो पिक्चर देखने जाते हैं ना, वो चश्मा लगा के, हाँ 3D वाला, क्या होता है कि वो दिखने लगता है। वैसे ही चीज है। क्या किया उन्होंने, जो हमारे पास 2-dimensional इमेज है, जो हमारे किताब में है या जो हमारे चार्ट में है या जो ये, we can just scan it and we can show it in terms of, and every child today has a mobile. क्लासरूम में अब हम लोग मना कर रहे हैं कि नहीं जाना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी से स्कैन करके उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि दिस इज द ऑगमेंटेड, दिस इज द फ्लावर हाउ इट लुक्स, और दिस इज द प्लांट हाउ इट लुक्स। सिमिलर थिंग्स जो अभी मैं बात कह रही थी कि एआई या इस तरह के इंटीग्रेशन से क्या हो सकता है, कल को जैसे अभी आई वाज रिक्वेस्टिंग सुजाता कि कैन वी टेक इट ऑनलाइन, दैट इज इतना ट्रैफिक जाम है और हम सब लोग आपस में बातचीत करना चाहते हैं, कैन आई टेक इट ऑनलाइन। सिमिलर थिंग्स, जैसे ये आपका प्लान स्कैन करके मैडम ने दिखा दिया, वैसे ही ये बात कही जा रही है कि देयर विल बी holograms of image. I can stand in my faculty and it can be scanned and it would look that I am standing here. Now that is how technology is making things easier for us. But then there are limitations that we will talk later on. So we were talking of what can be the innovative ways of teaching science, and I just started with one of them. It can be a hologram. See, yeah, hologram is there.
Now what is it? It looks that whale is there, that butterfly is there, that heart का देखिए पूरा आपको वो जो 3 dimensional heart का पूरा आपको दिखने लगेगा. So these are the things which happen when we are using technology. इस तरह से examples हम दे रहे थे. Many subject wise हैं. Many subjects. This you can just scan it. मैंने एक को बता दिया कि इस तरह से हम करके इस्तेमाल कर सकते हैं. But see, when I am telling you all this, if you feel कि हम इसको अभी अपने प्रैक्टिस टीचिंग में अपने क्लासेस में इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा मुश्किल होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास इस तरह का टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन अभी हमारे स्कूल सिचुएशंस में नहीं है. Although we are very fortunate, our schools, जिन स्कूलों में ये भी जाते होंगे वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह हैं और डिजिटल डिवाइसेस के रूप में स्कूलों को ज़्यादा समृद्ध कर दिया गया है, जहाँ पे जैसे कहते हैं कि इंटरनेट का एक्सेस भी है, एवरीथिंग इज देयर. सो दीज थिंग्स कैन बी देयर. सो दैट इज व्हाट आई वाज स्पीकिंग. जो कि बस नेक्स्ट पे आ सकते हैं. राइट. सो अगर हम लोग ये बात कर रहे थे कि विज्ञान शिक्षण के लिए ये सब क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम कहते हैं जब भी हम विज्ञान शिक्षण की बात करते हैं तो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स याद है. General objectives of teaching science, semester 4 B.Ed. अरे semester 1 वाले भी बोल देंगे. Semester 1 वाले साइंस विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य कुछ उद्देश्य थे. वो तो बाद में आया. पहले से बोलो. हम लोग याद है, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं अभी पढ़ा है. हाँ बोलो बच्चा. ये तो बहुत बाद में आ रहा है. हमने कहा कि कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं. साइंस के टर्म्स डेफिनेशन से. हाँ बिल्कुल. हम लोग शुरू करते हैं कि विज्ञान के जो शब्द हैं या जो टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे और एक क्रम है. याद करो, हम लोग जब भी टेक्सोनॉमी की बात करते हैं या ऑब्जेक्टिव्स लिखने की बात करते हैं, बैठो बच्चे, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि देयर इज अ नॉलेज कंपोनेंट. रूम याद है ना? वो तो सबको सोते जागते याद हो जाते हैं जो भी एजुकेशन में. तो वो एक क्रम लेते हैं. उसी क्रम में सी आई ऑलवेज से दैट इट हैज बीन गिवन इन अ हायरार्की. ब्लूम ने भी जो लिखा है उसने एक हायरार्की में लिखा. और हायरार्की का मतलब ये होता है पहला वाला आएगा, तब दूसरा वाला आएगा, तब तीसरा वाला आएगा, तब चौथा वाला. तो जब भी हम विज्ञान शिक्षण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लंबे समय या विज्ञान शिक्षण को करते करते हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं. एंड दिस इज नॉट इररिस्पेक्ट खाली विज्ञान जो पढ़ रहे हैं उन्हीं में आना चाहिए, ऐसा नहीं है. हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब उनमें भी आना चाहिए जो कि विज्ञान नहीं पढ़ रहे एज अ विषय. इट इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल. और बहुत बार ये भी बात हम लोग कहते हैं कि मैनी टाइम्स यू हैव पीपल हु हैव नॉट स्टडीड साइंस as a discipline in masters and PG level, but they are more scientific than others because science और scientific method is जब भी कोई चीज को हम बहुत systematically करें तो उद्देश्य यही रहता है कि हमें systematic चीजें करनी है. अब इन systematic चीजों में हम किस प्रकार से नई चीजों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हमारा कार्य होता है इनोवेटिव मेथड्स पे. तो इनोवेटिव मेथड अभी एक इनोवेशन हम लोगों ने देखा कि हम स्कैन करके 3 डायमेंशनल प्लान बच्चों को दिखा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि नाउ सी दिस इज दिस. सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस. वी कैन हैव कोऑपरेटिव मेथड्स ऑफ डूइंग इट. वी कैन हैव पीयर ट्यूटरिंग मेथड. और इसके लिए अगर NUP 2020 में जाए तो उसने सबसे पहले एक बात कही है कि जो भी हमारा शिक्षण होना चाहिए वो अनुभव आधारित शिक्षण होना चाहिए. दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सो ये सब हम लोग बात करेंगे. वी कैन स्किप टू द नेक्स्ट. सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं जो कि NUP 2020 के आधार पे हर लेवल पे. और क्योंकि आप सारे लोग साइंस के हो और साइंस पढ़ोगे, एक डॉक्यूमेंट है NCF 2005. देखा है? जूही मैडम एक बार सर्च कर दीजिए NCF 2005 का साइंस टीचिंग वाला. एंड जितने भी जो MEd में हैं साइंस वाले, आई वुड सजेस्ट दैट यू जस्ट डाउनलोड दैट पोजीशन पेपर NCF 2005. Everyone who is in MEd should have this position paper with you. Download it. आधी चीजें जो आपके थर्ड यूनिट में है, there is a unit ना and science. How many people are MEd science? MEd science. उसमें थर्ड वाली यूनिट है ना, करिकुलम और क्या क्या. हाँ, जो इस पे है, you will get in that position paper NCF 2005 position paper. It talks of
It talks of the 6 validities which are there for teaching science: cognitive validity, content validity, process validity, bolo, environmental validity, and ethical validity, and 6 validity, historical validity. It talks of 6 validities which are there. So what I suggest that everyone should, yes, पोजीशन पेपर साइंस टीचिंग का ये सबके पास हो जाना चाहिए, एटलीस्ट जो एमएड में है। और इस पोजीशन पेपर को जब पहले बार खोलते हैं तो उसमें एक बड़ी सुंदर सी बात की गई है कि साइंस जो हम पढ़ाएं, it should be related to the life of the child, it should be related to the stage of the child, and it should also be related to the science of, मतलब जो कंटेंट ऑफ द साइंस। तो हमको जब साइंस पढ़ाना है तो हमें देखना है बच्चे की आयु क्या है, बच्चे का अपने आसपास का वातावरण क्या है, और बच्चे का साइंस जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें व्हाट इज साइंस। सो इट शुड बी रिलेटेड टू दिस पोजीशन पेपर इटसेल्फ टेल्स यू हाउ साइंस कैन बी टॉट एट, इन्होंने अलग अलग समय का लिया है, इन्होंने लिया है primary level, secondary level, higher level. Then they have also talked what should be the curriculum interventions which should be there, which should be taken inside, and they have also talked about various institutes which should be there, which talk of scientific learning, scientific knowledge. उन्होंने ICES की बात की है, उन्होंने NICERS की बात की है. They have talked, and they have also talked about certain very good projects which have been launched in science teaching. So सारे एमएड वालों के पास मैं अपने क्लास में सबसे पहले यही कहती हूँ कि इस पोजीशन पेपर को डाउनलोड करें। नाउ दिस वाज इन 2005। अब उसके बाद हमारे पास एक नया पॉलिसी पर्सपेक्टिव आया 2020 में। अब 2020 में जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव आया उसने फिर वापस वहां से लिया कि साइंस टीचिंग, उन्होंने साइंस के लिए भी पोजीशन पेपर नहीं निकाला है, लेकिन इन्होंने जो 2 करिकुलम फ्रेमवर्क्स निकाले हैं ना, लिखा है, सुना है, कौन कौन से हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल, एक सेकेंड, 2 निकाले हैं और उन्होंने अलग अलग, जो फाउंडेशनल वाला है दैट इज बेसिकली टॉकिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और वहाँ पे उन्होंने किस प्रकार से हमें, और वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ भारतीय परंपरा से पंचकोश, पंचदी, पंचभूत वाले चीजों को डील किया है कि वो कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं, चाहे साइंस में हो और चाहे सोशल साइंस में हो। जब हम फाउंडेशनल लेवल पे बात करते हैं तो उन्होंने साइंस और सोशल साइंस को अलग नहीं किया है। अगर आप देखेंगे उसको, साइंस एंड सोशल साइंस इट हैज टू बी टॉट एज वन। उन्होंने चाहे उसको वर्ल्ड अराउंड अस, चाहे इन्वायरमेंटल साइंस, दोनों साइंस सोशल साइंस एक में है, भाषा अलग हो जाता है, गणित अलग हो जाता है, लेकिन साइंस और सोशल साइंस को जोड़ के पढ़ाया। और फिर उन्होंने ऐसे ही आगे बात की है कि जब आप प्रिपरेटरी स्टेज पे जाते हैं तो इसमें जो कंटेंट है, पहले जब फाउंडेशनल स्टेज पे उन्होंने बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमको इस तरह से विज्ञान को या सामाजिक विज्ञान को जोड़ के पढ़ाना है कि वो बच्चे के आसपास के अनुभव से जुड़ा हो। जैसे अगर हमें पत्तियों के बारे में बताना है तो हम पत्तियां ले आए और बच्चों को उसको बता दें, या जो चीज वो खाते हैं उनसे जोड़ के बता दें, इस तरह से बताना। देन एक थोड़े आगे जब आप जाते हैं तो उन्होंने कहा फिर उसको पत्ती क्या कार्य करता है पौधे के लिए ये हमें बता देना। फिर और जब हम आगे जाते हैं, जब वो मिडिल स्टेजेस के लिए, देन दे गो कि हाउ प्लांट एंड दिस डिसिप्लिनरी कंपोनेंट, कैसे जो लीफ है दैट इज व्हाट हाउ इम्पोर्टेंट पार्ट इट इज ऑफ द प्लांट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ लर्नर टू अंडरस्टैंड दिस, कितना जरूरी है इसके बारे में। तो ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का हमारे पास वो था, इसमें हमारे पास सबसे पहले ये है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसने हर बार ये बात की है कि हमें अपने छात्रों में या जिनको भी पढ़ाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज, 2-3 चीजें बड़ी मुख्य उन्होंने कही है। एक तो उन्होंने कहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट। कहीं भी आप पहले से ही शिक्षा नीति को देखेंगे, पन्नों को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करनी है, हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करनी है, रोट मेमोराइजेशन की बात बार बार उन्होंने बताई। और उन्होंने कहा लर्निंग टू लर्न और नोइंग टू नो, सोचना या पढ़ना कैसे है वो ज्यादा जरूरी है, खाली जो पढ़ लिया है वो बहुत जरूरी नहीं। तो विज्ञान के जो बच्चे हैं या जो भी, अभी तो हम लोगों ने कहा कि प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल स्टेज पे तो सभी पढ़ रहे हैं विज्ञान, उसको जोड़ के पढ़ रहे हैं, और उनको क्या करना है, उनको
सोचते हुए अपने अनुभव के आधार पे चीज़ों को देखना है, जानना है और समझना है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का उन्होंने कहा कि हम कैसे करा सकते हैं, हम बच्चों को मिट्टी में खेलने दीजिए, उससे वो मिट्टी से घर बनाने दीजिए, मिट्टी से पौधों को तोड़ने दीजिए, तितलियों को पकड़ने दीजिए। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन दे सी। क्यों? क्योंकि हैंड्स से, हाथ से देख के, करके, खेल के वो जो सीखे बहुत अच्छा। थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो फिर हमको क्या करना है, हमको थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स दे देते हैं जहाँ पे वो कर पाए। क्लासरूम में बहुत बार लोग कहते हैं ना कि साइंस की किताब उठा के रीडिंग लगा दो, वो मतलब नहीं होता है। साइंस को हम रीडिंग लगा के नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें रीडिंग लगाने का कुछ है ही नहीं। हमको तो उसको करके पढ़वाना होगा, या दिखा के पढ़वाना होगा, या करवा के पढ़वाना होगा, वो हमको करवाना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमको क्या करना है, हमको ऐसी चीजें, और बहुत कठिन नहीं होती। बार बार जब मैं साइंस टीचिंग के बारे में बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ बहुत कठिन नहीं है। अगर कक्षा 6 में आप जा रहे हैं और आपको लीफ पढ़ाना है तो क्या करना है, क्या कर लेना है? ऑगमेंटेड रियलिटी तो बाद में आएगी, क्या कर लेना है? सबके लिए एक ले आना है। इससे आसान क्या हो सकता है, हर बच्चे को एक एक लीफ दे दो, है ना, और वो बहुत महंगा भी नहीं है, ले आए। या हम बहुत सिंपल सी चीज, हमको कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ पढ़ाना है, वेनेशन पढ़ाना है, टाइप ऑफ वेनेशन पढ़ाना है, मोनोपोड डाइपोड पढ़ाना है। इसके लिए तो हमारे पास सारा कुछ सामान, मोनोपोड डाइपोड सीड्स पढ़ाना है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चना ले आ सकते हैं, राजमा ले आ सकते हैं, और मेज ले आ सकते हैं। सब आसानी से उपलब्ध हो जाएगा ना, बहुत कठिन नहीं होगा, तो हम उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करना है, जब हम विज्ञान शिक्षण की बात करें तो whatever we can have as simple things in our classroom, please bring it। मशीन्स पढ़ाना है, चाकू, छुरी, सीजर सबके पास है, काटने नहीं देना है बच्चों को, लेकिन वो ला सकते हैं। सो मेनी आसानी से छोटे, वी आर यूजिंग एवरी डे, हमारे पास कहीं ना कहीं है, प्लक्कर होगा, कैंची होगा, नाइफ होगा, ये सब कुछ है, एंड यू कैन इजीली टीच दैट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू डू इट इन योर क्लासेस। क्या करना है, जब आप कक्षा 6 के बच्चे को, कक्षा 7 के बच्चों को ये सब करवा के दिखाते हैं, देन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम हाउ टू डू इट। सो वन थिंग इज देयर कि सबसे पहले हमको देख लेना है कि जो भी हम अनुभव आधारित शिक्षण करवा सकते हैं अपनी कक्षा में, वो हम आसानी से करवा है। और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें नहीं करनी है, सिंपल से वो देखा है ना, वो पहले पता नहीं, अब तो बच्चे भी मोबाइल फोन ज्यादा खेलने लगे हैं। पेपर ले जाके रेक्टेंगुलर वो करवा के, पहले हम लोग बच्चे थे तो चरखी वो बना के ऐसे फैन वाला, है ना, याद है, ऐसे करा। इट इज सच अ सिंपल थिंग व्हिच एवरी चाइल्ड कैन डू इन द क्लास। आपको एक स्क्वायर पेपर ले जाना है, उसको कटवाना है, और एक स्टिक ले आनी है, और एक पिन लगानी, और वहां से क्या क्या आप पढ़ा सकते हैं, सिंपल, उस वो जो चरखी से बना के। What all you can teach? Just tell me that thing. क्या क्या पढ़ा सकते हैं? विंड एनर्जी में पढ़ेंगे, विंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशन, और क्या क्या पढ़ा सकते हैं? 360 डिग्री, मतलब आप मैथ्स की चीज पढ़ा सकते हैं, आप फिजिक्स की चीज पढ़ा सकते हैं, आप, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सो देयर आर सच सिंपल थिंग्स व्हिच आर देयर इन योर डे टू डे लाइफ व्हिच यू कैन यूज, एंड बस थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैंने वही कहा ना, मैं हमेशा मानती हूँ कि एवरी क्लास वेयर वी गो इज इनोवेटिव, एंड वो लेसन प्लान और इतना करके दिखाना है, उसके दायरे से छूटने की आवश्यकता है। अभी क्या होता है, जब हम लोग टीचिंग में जाते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस रहता है कि इतना लेसन प्लान बनाना है, कोई देखने आ जाएगा, बच्चे अलग हैं, 20-20 लेसन प्लान हम लोग को इतने, जस्ट उसको एकदम थोड़ा सा सोचिए। हर लेसन को बनाने से पहले, हर लेसन को लिखने से पहले, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर 5 minutes, and you can do so many innovative things in your class without using much of technology or without using much of सहायक सामग्री, या जो कहते हैं कि रोज रोज वो नहीं बनाना होगा हमारे पास। इसीलिए विज्ञान शिक्षण आसान है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ाने से, भाषा पढ़ाने से आसान है, बिकॉज हमारे पास चीजें बहुत सारी मिल जाती हैं। हमारे
हमारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत सारा हो जाता है, हम बहुत कुछ बच्चे से करवा सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड, और उसके लिए बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारी सामग्री हमें अपने आप मिलती है और हम उसको ले जा सकते हैं। एयर पढ़ाना, बैलून है, ये सब तो आसानी से मिल जाता है ना, भर के दिखा दो, कर दो, तो ये। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट, नाउ दिस वाज वी आर ऑल डूइंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हम सभी कर रहे हैं, इस पे ध्यान रखना है और इसके लिए थोड़ा सा और सोचना है। देन आई सेड, दूसरा काम हम लोगों ने कहा कि तकनीकी को इंटीग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि तकनीकी इट्स कम विद अस एंड इट इज देयर इन आवर क्लासरूम, तो हमको उनको इंटीग्रेट करके रखना है। दिस कैन बी फॉर एनीथिंग। ये जो अभी मैडम ने ऑगमेंटेड रियलिटी का फ्लावर दिखाया, जस्ट थिंक अगर कोई हिस्ट्री वाला होता और उसको अगर मुगल समय के जो स्थापत्य कला है उसके लाल किला, ताजमहल, उनकी अगर विशेषताएं बतानी होती, इट वुड हैव बीन सच अ नाइस। वो पूरा आपके पास रेड फोर्ट का 4 डायमेंशनल वो आपके पास होता। सो इट इज सो इंटरेस्टिंग। साइंस के लिए मैं फिर कहती हूँ कि इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम तो फ्लावरिंग प्लांट ऐसे दिखाने से अच्छा हम ला सकते हैं, सीड को दिखाने से अच्छा हम उसको ला सकते हैं, बट यस हार्ट को हम नहीं ला सकते ना। हार्ट हमें दिखाना है, लंग्स हमें दिखाना है, तो हम बोले नहीं भाई ले आओ, तो वो नहीं कर सकते। वेयर द थिंग्स, जहाँ पे हम कहते थे जिन चीज़ों को या जिन टॉपिक्स को हम कहते थे उसके लिए हमें टीचिंग एड बनाना मुश्किल है, उसका मॉडल बनाना मुश्किल है, उस चीज़ों के लिए हम इस ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी आप जैसे अभी देखा ही आपने कि स्कैन करके कैसे किया जा सकता है। एंड आई डोंट नो, जूही को ज़्यादा पता होगा, अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह में ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन। एंड इफ यू ever have a chance to go to NCERT, उनका जो CIET है, यहाँ से कोई गया ही होगा, मैडम लोगों में से कोई गया, they are having such labs। मतलब पहली बार मैंने भी वहाँ जाके ऑगमेंटेड रियलिटी का वो देखा, उन्होंने मुझे वो चश्मा लगाया एंड said see, तो मैंने कहा कुछ बायोलॉजी का टॉपिक बता दीजिए, तो उन्होंने फिर मुझे फ्लावरिंग प्लांट, जैसे मैंने अभी कहा, तो उन्होंने मुझे वही दिखाया एंड आई वाज सिटिंग एंड दे वर शोइंग कि कितने तरह के, तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत मिल सकती। दूसरा वर्चुअल रियलिटी थोड़ा जुड़ा ही होता है, इसको भी जो भी कहीं हम लोग एक डाल के देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी। लेकिन इसका एग्जांपल मैं ज्यादा अच्छे से वो देती हूँ, किसी ने वो गेम्स खेले हैं तो आप उसके अंदर हो जाते हैं, और बड़ी सारी वो मैट्रिक्स वगैरह वाली पिक्चर देखी है, केनू रीव्स वगैरह है ना, वो उसमें क्या है कि he goes to a world which is parallel, है ना, वो सच हो रहा है। मुझे कभी कभी बहुत डरावना लगता है, वैसे ही वो एक गेम्स वाली है, रोलर कोस्टर नहीं, अरे वो जुमांजी वाला पिक्चर है, जुमांजी। इट इज अ गेम वेयर यू आर सेंट इन दैट रियलिटी, यू आर देयर एंड इट्स सो, मतलब कितना डरावना है ना कि वो एकदम इतनी सारी शेर आ रहा है, वो आ रहा है, खा ही जाएगा। बट दैट इज वन थिंग वेयर सो यू कैन हैव वर्चुअल रियलिटी। आप बहुत सारी चीजें कि आपके सामने वो आ सकती है, यू कैन फील इट इन दैट, यू आर पार्ट ऑफ दैट, जैसे सिमुलेटेड सेटिंग्स को हम लोग कहते हैं, यू आर देयर। सी गूगल अर्थ का VR बहुत अच्छा है ज्योग्राफी के लिए, आप पूरा वो देख सकते हैं, बट मतलब आप पूरा ये जहां भी पहुंचना है पहुंच जाओगे। देखो कैनन और क्या क्या दिखा देंगे, and you there, you feel you are there. So there are, जैसे हम लोग कह सकते हैं इसमें विज्ञान में कैसे, जैसे आपको हार्ट के अंदर वगैरह का दिखाना है या जो हमारे सिस्टम्स उनको दिखाना है, दिस कैन बी डन। जो हम लोग पहले कहते थे ना, हर चीज का डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा डिसेक्शन, जैसे हम लोग जब स्टूडेंट थे और अभी भी जब आप लोग 11th 12th वगैरह में आते हैं और BSc वगैरह में जाते हैं, तो डिसेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, जहाँ पे चीजों को, बट एनिमल्स रैट को मारना, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आप वर्चुअल लैब्स को यूज कर लीजिए ना। वर्चुअल लैब में क्या होगा, द डिसेक्शन कैन बी डन वर्चुअली, वो एक एक के बाद परत हटती जाए, कहीं वर्चुअल डिसेक्शन का हमारे पास मिल जाएगा। वर्चुअल डिसेक्शन ऑफ माउस, वो ऊपर से उसका फिर दूसरा लेयर हटेगा, वो तीसरा लेयर हटेगा, बिना गंदगी के आपको पूरा डिसेक्शन मिलेगा।
सो वी आर प्रॉब्ली आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों को खाली वर्चुअल डिसेक्शन करके अपना दिखा देना हो कि कैसे हम वर्चुअली डिसेक्ट कर सकते हैं और एनिमल्स के अंदर हम चीज़ें पढ़ सकते हैं। इससे दो चीज़ होगा, हार्ट का इवोल्यूशन पढ़ा है, हार्ट बायोलॉजी वाले होंगे ना, जूलॉजी वाले, अभी हम लोग का कितने चेंबर का हार्ट होता है, लेकिन हमेशा से हार्ट 4 चेंबर का नहीं है, नीचे नीचे जाते जाओ 3, 2, कॉकरोच वगैरह में हार्ट जैसी कोई चीज ही नहीं होती, क्या होता है, गैंग्लियन, है ना, गैंग्लियन जैसे होते हैं जो पूरा नर्व्स को या सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, और उनका लाल भी नहीं होता है खून का, वो व्हाइट या अच्छे से सफेद सा नहीं दिखता है वो, तो those are the things. तो क्या होता है कि this is different now. This is you don't have to do it. It is being done. और ये एक के बाद एक खुलता जाएगा। तो वो जो समस्या होती थी ना पहले, जब हम लोग पहली बार करते थे तो बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते थे, अरे क्यों निकल गया, and it was bad. It is actually वो डिसेक्शन करना जब 11th 12th में पहली बार कराया जाता था रैट और फ्रॉग का, इट वाज नॉट वेरी, और सबको जो भी साइंस लेते थे सबको करना होता था, और उसके बाद जब आप और आगे बढ़ जाते थे, सो दीज थिंग्स कैन बी डन, यू कैन डू लॉट ऑफ, और ऐसे बॉटनी में सेक्शंस कटिंग करते हैं, याद सेक्शन कट, तो वो भी हम सेक्शंस वर्चुअल सेक्शंस अपना काट के देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि एंड दीज थिंग्स, और ये एंड दिस इज नॉट न्यू, ये बहुत साल पहले जब हम लोग नए नए पढ़ाना शुरू करे थे तो वर्चुअल लैब्स का कॉन्सेप्ट है था कि वी कैन ऑलवेज स्विच टू वर्चुअल लैब्स व्हेन वी डोंट हैव द सिचुएशन, बट अगेन फिर भी ये बात है कि एक्चुअली फ्रॉग को काटना और इस वर्चुअल उसे काटने में दोनों में फर्क होता है। सो वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी या टेक्नोलॉजिकल, दैट विल नेवर गिव यू द रियल फील, बट यस इट इज गुड इनफ टू गिव यू, जैसे वो बोलते हैं ना वो जो गेम्स वगैरह में आप सही में वहाँ नहीं रहते, सपना है खुल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो जुम्मा जी में वो कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं, या इस तरह से, या मैट्रिक्स में दे आर, इफ यू सीन इट इट्स सच अ, मतलब इट्स स्कैरी आल्सो कि एक्चुअली द पर्सन इज लाइंग समथिंग, या वो जो एवटार देखा है, एवटार वो पिक्चर वो समझे नहीं कि उसमें क्या है, वो उसमें अंदर उसमें रखे हैं बैक बॉक्स चेंबर में है, एंड दे आर बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम दैट प्लेस, सो दीस आर द थिंग्स and see how science can do it। और ये आज हम लोग सोच रहे हैं ये कहानी में हो सकता है after 50 years it may just become a reality, we never know, because when I was small there was a serial Star Trek करके आता था, ओरिजिनल Star Trek देखेंगे जिसमें मिस्टर स्पॉक थे, कैप्टन कर्क थे, वो पहला वाला जब आया था 80s में, उस समय उनके पास एक डिवाइस होती थी ऐसी जिसमें वो बात करते थे, मतलब और उस समय बोलते थे ऐसा कोई फोन हो सकता है जैसे ऐसे बात की बात करते, एंड दे यूज्ड टू टेलीपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको दिखाते थे कि ऐसा हो सकता है। टुडे वी ऑलरेडी हैव द मोबाइल्स एंड सिमिलर मोबाइल्स जो फ्लिप होते थे उसमें ऐसे दिखाते थे, ऐसे फ्लिप करके बात करते थे, सो थिंग्स लाइक दीज आर गोइंग मे बी सम टाइम, इसीलिए कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जस्ट भी जिस तरह से वो बढ़ रहा है, अपने फोन में डालिए जरा गूगल, उसमें देख लीजिए, इट विल ट्रेस कि आप 10 साल से कहाँ घूम रहे हैं, इफ यू आर ऑन द गूगल इट विल टेल यू एवरी डे these are the places where you visited, and it is scary, very scary sometimes, मतलब somebody is tracking you where you are, है ना, so these things are there, so these वर्चुअल रियलिटी, और ये इसके लिए फिर हम लोगों ने कहा जैसे मैडम ने अभी वो किया है कि देयर आर लैब्स, देयर आर places where training is being given, there are places when material, जैसे अभी सुजाता मैडम ने कहा कि स्वयं मूव courses, there are such sort of material which is available on your internet which can just, we can link and we can show it to the students, and of course I feel that आपकी जूही मैडम ने इस पे ज़्यादा exposure दिया है because NCERT does a very good work of this, है ना। Next जूही वापस आ जाए। So this is it, and then the third thing which I was talking of is the artificial intelligence. Again, as I have said,
इट इज टाइम दैट वी टॉक दैट हमारी मशीन जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी हम लोगों ने इस पे डाला वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी। हो सकता है सीधे अगली बार आप जाएं, जैसे ही आप ऑगमेंटेड वो करें वो सीधे गूगल ये आपको स्कैन करके दे दे कि पिछली बार आपने इस पे बात किया था। दैट इज हाउ द मशीन्स आर वेरी यूजफुल। सो यू कैन हैव सिमिलर मेथड्स, यू कैन हैव सिमिलर material on your laptop, on your mobile if you need. This is one thing. थोड़ा आप आगे चलें तो this was integration of technology. I will not इसको ये पावर पॉइंट मैं आप ही के पास छोड़ूंगी, आप लोग मैडम से ले लीजिएगा। इट इज देयर। नेक्स्ट वेनिका, यस। नाउ अगेन आई गो बैक टू व्हाट NEP 2020 says, और मैंने पहले ही उदाहरण से शुरुआत की कि जब हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो विज्ञान में पढ़ाया जा रहा है वो सामाजिक विज्ञान से जुड़ा है। There are things which are related and they should be taught in a related way. जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कार्बन डेटिंग के बारे में जानते हैं, है ना? वो हम लोग जब कार्बन कंपाउंड की विशेषता पढ़ते हैं तो बहुत बार पढ़ते हैं, याद है? उसमें चले जाएंगे पीरियोडिक टेबल, फिर कार्बन में आ जाएंगे, फिर कार्बन की विशेषता पढ़ते हैं तो ये कहते हैं इसका ये उपयोग भी है। बट कार्बन डेटिंग कैन ऑल्सो बी टॉट व्हेन यू आर टीचिंग आवर फॉसिल्स, व्हेन यू आर टीचिंग आवर मॉन्यूमेंट्स, व्हेन यू आर टीचिंग अपने पुराने स्ट्रक्चर्स को भी, वहाँ भी वो कह सकते हैं। सो व्हाट द पॉलिसी सेज एंड व्हाट वी शुड डू, ये जो अलग अलग विषयों का ऐसे सेग्रीगेशन है उसको हमें नहीं करना है, हमको बहुत जोड़ के चीज़ों को पढ़ाना है। और हमें जहाँ लगता है कि जहाँ पे भी हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हमें पढ़ा देना चाहिए। अब जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो आप पढ़ रहे हैं वो तो हम बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो वो हम जोड़ के पढ़ा सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे, वहाँ माइंड की बात करते हैं, यहाँ ब्रेन की बात कर देते हैं। तो जब हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं या जब हम ब्लूम्स की टेक्सोनोमी ही पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं हम उसको जोड़ के पढ़ा दें कि बॉडी के पार्ट्स ये होते हैं और यहाँ से इस जगह पे हम ये कर सकते हैं, इट कैन बी रिलेटेड। सो देयर आर थिंग्स विच वी शुड जॉइन एंड वी शुड टीच इट टू आवर स्टूडेंट्स। उससे क्या होता है हमारी होराइजन वाइडन होती है, और ये हर विज्ञान के अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप अपने सब लेसन्स को पढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि हिस्ट्री से जोड़ सकती है, जो कि केमिस्ट्री से जोड़ सकती है, वो तो हम बोलते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स तो बायोलॉजी से जोड़ना बहुत आसान होता है, या फिजिक्स को लाइफ साइंस से जोड़ना बहुत आसान है। आई पढ़ा रहे हैं तो हम उसमें पूरा लेंस पढ़ा सकते हैं, आई पढ़ाते हुए, है ना? ईयर पढ़ा रहे हैं तो हम पूरा साउंड पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ईयर, आई, साउंड, ईयर पढ़ा रहे हैं तो क्या हम उसको कुछ म्यूजिक से नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। वैसे ही हम जो और कुछ अपना पढ़ा रहे हैं तो उसको कैसे, अगर हम फ्लावर्स पढ़ा रहे हैं तो उसको हम जोड़ सकते हैं कैसे फ्लावरिंग प्लांट का एवोल्यूशन और प्लांट्स का भी जब क्लासिफिकेशन ऑफ अगर प्लांट किंगडम करें तो उसमें फंजाई वगैरह करते हैं ना, तो फिर उसमें जाते हैं कि जिम्नोस्पर्म इस एरा में थे, अब उस एरा में कौन से एनिमल्स थे उनसे जोड़ सकते हैं, उस एरा में कैसा जोग्राफिकल वो था उससे जोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं एंड इट विल बी सो इंटरेस्टिंग। कभी आप लोगों ने टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स को वो देखिए ना जुरासिक पार्क, Yes, ma'am. हाँ देखिए, और उसमें वो देखें पौधे जो लगे हुए है ना, दोनों चीज, द प्लांट्स एंड द एनिमल, और उस समय अर्थ का वो भी देखा है, वो स्ट्रक्चर्स तो दिखा है। मतलब तीन चीज वहाँ से हम पढ़ सकते हैं जुरासिक पार्क से। डायनासोर्स पिक्चर तो देख सकते हैं उसके लिए। इसके बाद हम उस एरा के कौन सा एरा है, जुरासिक एरा, जुरासिक एरा ही है, जुरासिक एरा, उसको तीन उसमें बांटा गया है और उसमें अलग अलग समय में जो आपके टी-रेक्स है वो बाद में आता है। एवोल्यूशन में अगर देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो इट इज़ द मोस्ट इवॉल्व, और वहीं से फिर एवोल्यूशन हो गया कि वो जो उड़ने वाले थे वो आ गए और वहाँ से बर्ड्स आ गए। जब आप देख रहे हो वहीं से, है ना, बर्ड्स। रेप्टाइल्स के बाद क्या आता है, रेप्टाइल्स के बाद क्या है, एप्स, है ना। तो रेप्टाइल्स के बाद उसमें वहाँ से जो लास्ट वाले डायनासोर्स आते हैं जो उड़ते भी हैं, खाते भी हैं, चोंच भी है, दोज आर। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने
टेरिडोफाइट्स अलग अलग तरह के एक्सप्लेन किए. देयर आर नो फ्लावरिंग प्लांट्स देयर. इफ यू जस्ट सी दैट मूवी एंड रिफर्स टू द plants or the flora which is there, you will see they have not. तो कितना काम किया होगा, उस समय के वेजिटेशन को देखा होगा, उस समय का वो किया होगा और उसको जोड़ा होगा. और जब हमें जुरासिक पार्क दिखाना है तो हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं? जुरासिक पार्क के लिए तो दिखा ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम? कितनी सारी चीज़ें हम उससे बता सकते हैं, बायोलॉजी की या लाइफ साइंस टीचिंग की. अगर आप, और दैट कैन बी अ क्रिएटिव लेसन फॉर यू, कि हमने एक अलग सा लेसन बना दिया यूजिंग जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स अगर हमें पढ़ाना था तो उसको. सो दिस कैन बी देयर. सो दिस इज हाउ यू शुड यूज integrated interdisciplinary approach using the integration of technology, using the. लेकिन उसके लिए क्या थोड़ा ज़रूरत होगा, उसके लिए क्या ज़रूरत होगा कि हमको खाली बायोलॉजी वाले हट के थोड़ा और देखना होगा ना. अब हम देखते रहेंगे कि भाई हमको फ्लावरिंग प्लांट की देखना है तो हम नहीं सोच पाएंगे. लेकिन हाँ, अगर फ्लावरिंग प्लांट को हमको दूसरे संदर्भों में देखना होगा कि फ्लावरिंग प्लांट को हम कैसे ज्योग्राफी से जोड़ सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को हम कैसे हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं, कैसे उसका हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात की है ना कहीं, तो हिस्टोरिकल वो कैसे flowering plants आए and how was that would be so interesting and that can be taught there. So that can be there. Then all of us know the flipped classroom model. Flipped classroom हम लोग बार-बार बात करते हैं. क्यों? Because the technology has come into our classrooms and we say कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये जो काम है, मैं बहुत सारा काम आपको देते जा रही हूँ ना, कि वो डाउनलोड कर लेना, ये कर लेना, ये देख लेना. दैट इज आप दो तरह से हम कर सकते हैं. हम पहले बता दें या हम बाद में. फ्लिप क्लासरूम के दो मॉडल्स यूज किए जा सकते हैं. फर्स्ट, आई कैन जस्ट टेल यू एवरीथिंग, वी कैन हैव डिस्कशन एंड देन यू डू द थिंग, और वी कैन हैव इट अदर वे अराउंड. आई जस्ट टेल यू कि वो एक उस पर मैं पहले ही कह देती कि इनोवेटिव मेथड्स पे सारा पूछ के रख लीजिए, वी कैन जस्ट कम एंड डिस्कस. सो दैट इज हाउ वी कैन हैव फ्लिप क्लासरूम. इससे दो चीज़ें हो जाती हैं. फ्लिप क्लासरूम से दो चीज़ें हो जाती हैं. वन इज द स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड. आप पहले से अगर बता के रखे हैं तो वो प्रिपेयर्ड है. दूसरा क्या हो जाता है कि इन्वॉल्वमेंट इज मोर. अब खाली हमें बताने से अच्छा है कि आपको भी पता है. सो दिस इज टू थिंग्स विच कैन बी डन बाय फ्लिप क्लासरूम. यू कैन इन्वॉल्व द स्टूडेंट, यू कैन टेल देम व्हाट टू लर्न एंड यू माइट हैव सर्टेन न्यू थिंग्स इन योर क्लास. आजकल के 9, 10, 11, 12 के बच्चे, दे आर मच मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उपलब्ध हैं जिसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं. सो दैट इज द थिंग. दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज फील, और इट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग कि हाउ यू कैन इंटीग्रेट. जैसे अभी हम जुम्मा जी ये सब बता रहे थे, व्हाट आर दोज आर गेम्स, है ना, गेम्स है. और वो एक पूरा आता है ना, उसमें हैना मोंटाना वाली वो जो लड़की है, पूरे उस गेम वाले उसमें है, शी इज़ देयर एंड दे आर डूइंग. सो गेमिफिकेशन इज अनदर थिंग. व्हाइल यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, व्हाइल यू आर टीचिंग साइंस, यू कैन यूज वेरियस वेज. आपके पास क्विजेज आप करवा सकते हैं, आप गेम्स देर आर लॉट ऑफ गेम्स. और ये पहले छोटे क्लासेस से ही हम शुरू कर सकते हैं कि हम एजुकेशनल गेम्स हो सकते हैं. अभी हम लोगों ने जैसे वर्चुअल लैब्स की बात की है वो कर सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की है वो कर सकते हैं. एंड वन ऑफ द वेरी थिंग्स इज यू कैन हैव रोल प्लेइंग. पूरा वो जैसे करें ना, वो जुम्मा जी जो मैं बता रही हूँ उसमें वो काम करके दिखा रहे. तो इस तरह की गेमिंग सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे बच्चे को स्वयं कार्य करना है. हो सकता है जैसे हम कह रहे ना कि हमको एरास के, हमको पैलियोबॉटनी या हमें हर एरा की फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है, उसके लिए हमें गेम बना के और उस गेम को आप करते जाएं, उसको आगे बढ़ाते जाएं. सो दैट कैन बी समथिंग. बट अगेन मैं जब भी बार बार इन सब के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ थोड़ा सा हट के सोचना होगा. ये मेथड्स को लाने के लिए हमें थोड़ा सा रिलैक्स होके सोचना होगा, थोड़ा सा हट के सोचना होगा. और ये अभी हम लोग कर सकते हैं. मतलब साइंस के लिए आप ये कह सकते हैं कि 5 ऐसे इनोवेटिव लेसन प्लान्स आप बना दो, क्योंकि हमारे पास अप्रोचेज हैं. हम लोग बार बार शिफ्ट हो रहे हैं ना. पहले हम लोग थे तो हम लोग कहते थे टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ पे हम कहते थे लेक्चर होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा. फिर हम लोग आए, हम लोगों ने कहा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ पे हम लोगों ने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी. हम लोगों ने
का ह्यूरिस्टिक अप्रोच होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं कि क्यों ना हम बच्चे को खुद ही जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पे चीज़ों को बताने की, करवाने की कोशिश करें। और इसके लिए हमारे पास बड़े सारे टूल्स उपलब्ध है। तो क्यों ना हम जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि इफ़ यू ब्रिंग रिक्रिएशन और इफ़ यू ब्रिंग इंटरेस्ट इनटू योर क्लासरूम देन द क्लास बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, इट बिकम्स लेस मोनोटोनस। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम छोटे छोटे क्या करें कि हमने कुछ पढ़ाया है उसको फिर हम एक छोटी क्विज के माध्यम से विच कैन बी शेयर्ड बाय अ गूगल फॉर्म विद द स्टूडेंट्स वी कैन शो, या हमारे पास अब ऐसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जो कि हमें आसानी से, एडमोडो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वेयर यू कैन डिज़ाइन क्विजेज एंड यू कैन आस्क स्टूडेंट्स टू डू। सो दिस इज वन थिंग विच वी कैन डू। अगेन आई सेड यूजिंग, अभी जैसे हम उसकी बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने कहा पहले when we were students we used to have correspondence tutorials, और अगर आप जाएंगे 1980s में तो जेई वगैरह के लिए अग्रवाल क्लासेस बड़े फेमस होते थे और मेडिकल वगैरह के लिए ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स बड़े फेमस होते हैं। सो व्हाट इज़ देयर, हमारे पास स्वयं और NPTEL तरीके के जो हमारे प्लेटफॉर्म मौजूद है वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं और ऑलरेडी UGC ने हायर एजुकेशन के लिए तो मैंडेटरी कर लिया है कि आपके पास 30% कोर्स आप क्रेडिट आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। और हर इंस्टीट्यूशन को, जैसे हम लोगों से कहा गया था कि आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज बनाइए, डेवलप जो आप पढ़ा रहे हैं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए ताकि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे लाइफ साइंस टीचिंग है तो उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, उसका पूरा कोर्स बना के हमारे लेक्चर्स भी रहेंगे। जब हम ऑनलाइन उसकी बात करते हैं तो हमारे पास 3-4 कॉम्पोनेंट हो जाते हैं। हमारे पास लेक्चर हो सकता है, हमारे पास रिटन नोट्स हो सकते हैं, हमारे पास एनिमेशन हो सकता है और हमारे पास टेस्ट हो सकते हैं। जनरली हम लोग जब इन सब की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं 4 क्वाड्रेंट अप्रोच, 4 क्वाड्रेंट्स, 4 चीज़ें होनी चाहिए जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो दिस इज वी हैव लॉट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज विच आर देयर, हाउ यू कैन यूज दीज OERs, दे कैन बी सारे, मेरे ख्याल से BEd के आपके जितने भी पेपर्स हैं उनके बारे में आप OERs डाल सकते हैं। वैसे ही आप स्कूल के बच्चों के लिए भी there can be certain topics which can be there, which are there in the form of open educational resources, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जिन्होंने वीडियोस वगैरह किए, these were what ओपन एक्सेस है, जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, यूज देम फ्रीली इन योर क्लास, यूज देम एफिशिएंटली इन योर क्लास, सो दैट दिस इज अ मेथड। जो आपकी पहले वाली यूनिट है इसमें ये कहा जाता है कि आपको कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग को इस्तेमाल करना है। अब वो क्या है, जहाँ पे हम लोग बात करें ना कि जब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम टीचर बेस टू लर्नर बेस या कंस्ट्रक्टिव, हम लोग का व्हाई नॉट यूज द लर्नर्स इन द क्लासरूम टू वर्क टुगेदर एंड नो द थिंग्स। उसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा हम कर सकते हैं कि स्मॉल ग्रुप्स में बना सकते हैं। पहले बहुत पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे तो एक कॉन्सेप्ट आया था टीम टीचिंग का, जहाँ पे ये कहा जाता था कि टीचर्स की एक टीम जो अलग अलग स्पेशलाइज थी वो करती। वैसे ही अब ये कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना जिन लोगों को जो लर्नर्स हैं पुट देम इन अ सिचुएशन वेयर दे हैव टू लर्न टुगेदर, बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज बीन फेल्ट कि जब हम साथ मिलके काम करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने कहा कि ग्रुप्स में बना के हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, हम नई चीज़ों को भी बना सकते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग भी करवा सकते हैं, हम नॉलेज रिटेंशन भी करवा सकते हैं। तो हम इसको कर लें। इसके अलग अलग तरीके हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। जिग्जॉ, सबसे पहले तो क्या हम लोग ग्रुप्स में बांट लें। जिग्जॉ में क्या होता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी बच्चा, फर्स्ट बच्चा छोड़, कोई भी हम लोगों ने कहा कि नहीं वो कॉल आ रहा है।
क्या हुआ, पहले तो जिग्जो मुझे बता दो क्या हुआ, जिग्जो क्या हुआ, जरा एक जिग्जो को दिखा सकती हो जूही? पजल, पजल वो अलग अलग हिस्से टूट जाते हैं, है ना, और उसको जोड़ दिया जाता है। हाँ, ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया कि इनको 10 लोगों में बांट दिया। अब 10 जो ग्रुप है वो उसमें 10 लोग हैं सपोज, और हमारा कोई एक टॉपिक है, उसमें हमने कहा इस टॉपिक के ये 10 पॉइंट हैं, एवरीवन इज असाइंड एक पॉइंट पे काम करेंगे, और सब ग्रुप से एक साथ जो काम करें वो उस एक्सपर्ट ग्रुप पे आ जाएगा, डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने ग्रुप में वापस जाएंगे एंड वी विल फिक्स दोस pieces together, points together, and so that is one of the ways. Again, it is very interesting if it can be properly executed in the classroom situation, and किसी भी level का हो सकता है, any level, this can be at any level जहाँ पे भी हमको बात करनी, जैसे जिग्जो है ना अलग अलग, वैसे ही हमें क्या करना है, conceptual जिग्जो, अलग अलग लोगों को अलग अलग बता दिया, और फिर वो ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 पॉइंट्स हो गए, अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप में बात करके आए और फिर वापस आके जोड़ दिया। सो दैट इज इट। सो हमारा एक तरीका ये हो गया। देन थिंक पेयर शेयर, वो दूसरा क्या है, थिंक पेयर शेयर। हमारे हमने थिंक पेयर शेयर हमने वो बता दिए, पेयर्स बता दिए, और उनसे कहा शेयर करो एंड देन यू कैन कम एंड एक्सप्लेन इट। यहाँ पे हम एक एक उसके लिए पेयर बता दिए, और फिर हमने कहा कि एवरी पेयर विल कम एंड एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि हम लोग इस जब भी हम कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, दे आर वेरी सिमिलर, सिनोनिमसली यूज कर दिया जाता है। कभी कभी जब हम इनकी बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं कि हमको इस तरह से इस्तेमाल करना है चीज़ों को कि हम एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड मेनी टाइम्स जो बात आपको नहीं समझ में आ रही वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से आप सीखेंगे तो शायद आसान हो जाती है। ये बहुत बार होता है, आप समझो हमको कुछ बात नहीं लगी और आपने दूसरे व्यक्ति ने उसको समझाया, मे बी आई अंडरस्टैंड इट बेटर। सो दैट इज इट। मे बी अ पर्सन अमंग्स योरसेल्फ ओनली इज हैविंग अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग व्हिच यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, तो उसको कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम जिग्जॉ कर सकते हैं, इसी तरह से हम थिंक पेयर शेयर कर सकते हैं, इसी तरह से हम स्मॉल ग्रुप्स बना सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेज। अनदर वन इज which again I feel ये सबने सुना ही होगा, peer tutoring। अब peer tutoring के क्या होता है कि इसके भी again another reason why we say peer tutoring, क्योंकि हर लेवल पे it is said that your peer जो बात करता है वो ज़्यादा समझ में आती है, स्पेशली जब एडोलेसेंस वगैरह की बात होती है तो ऑलरेडी इट इज सेड कि बच्चे अपने दोस्त की बात ज़्यादा सुनते हैं। ऑल द पेरेंट्स फेस दोज प्रॉब्लम्स कि दोस्त की बात ज़्यादा सुनी जाती है, हमारी बात नहीं सुनते, तो वो समस्या है। सो उसी जो है योर पीयर्स की, और आप एनईपी में भी देखेंगे जब इवैल्यूएशन 360 इवैल्यूएशन की बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि यूज़ पीयर इवैल्यूएशन ऑल्सो, मतलब आपके पीयर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो वी कैन हैव पीयर ट्यूटरिंग, एनी टॉपिक कैन बी टॉट बाय दिस। पीयर ट्यूटरिंग की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं 3 प्रकार की पीयर ट्यूटरिंग जनरली होती है। क्लास वाइज, जैसे 6th वाले बच्चों के लिए 7th वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। क्रॉस एज, जो एक एज अगर कोई बच्चा क्लास में 13 साल का है तो 14 साल के साथ उसको पीयर बना दीजिए, या रेसिप्रोकल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, आप दो लोगों का समूह बना लीजिए और उनसे कहिए तुम एक बार पढ़ो और दूसरा एक बार। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव। सो peer tutoring, why? Because learning can be enforced by the peers more than probably the teacher or the instructor। और इसीलिए माइक्रो टीचिंग याद है, कर ली है या करेंगे? करी है कि करेंगे? प्राइवेट वाले तो कर चुके होंगे। इसमें क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में क्या होता था, फीडबैक मिलता था। कौन देता था? हमारे क्लासमेट, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है या जो सुपरवाइजर है उससे अच्छा फीडबैक हमारे स्पेस दे सकते हैं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो दीज वर आई थिंक ये लास्ट ही होगा, ये लास्ट थोड़ा सा जो रिकमेंडेशन है एनईपी 2020 के पीछे चले जाओ। ये लास्ट, ये ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, फ्लेक्सिबल करिकुलम,
टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दीज आर देयर डिजिटल टूल्स, ये सब हाउ टू इनोवेट योर टीचिंग लर्निंग के आधार पे NEP 2020 ने ये सजेशंस दिए हैं. दीज आर अक्रॉस द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यू कैन सी इट, जो उन्होंने बार बार बात की है. और इसी सब को हमको ध्यान में रखना है जब हम अपने विज्ञान शिक्षण के बारे में बात करेंगे और देखेंगे. तो अब हमारे पास NCF 2005 के बाद एक भी रिकमेंडेशन आ गए हैं साइंस टीचिंग के लिए. पहले हम लोग बात करते थे तो हम लोग कहते थे साइंस टीचिंग में NCF के क्या इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है. अब जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये भी आ सकता है कि NEP 2020 ने क्या रिकमेंडेशन किए हैं टीचिंग लर्निंग के लिए और उसमें साइंस के आधार पे क्या. ठीक है, पिछली बार तक क्वेश्चन देखेंगे तो एक आधा NCF 2005 पे आ जाए, अब शायद 20 पे आ जाए. ठीक है ना. तो उसके लिए हमें तैयार रहना है और हो सकता है NCFT भी पे आ जाए कि 2021 और 22 पे भी क्या बात की. तो उसको क्योंकि एमएड वालों के लिए स्पेशली ज़्यादा ज़रूरी है, बीएड वाले तो फिर भी अभी. So this is what I wanted to discuss. And lastly, I would say every lesson of science is innovative. Whatever you are using, the technology you are using, the method you are using, just don't read from textbook. तो ना कभी कभी स्कूलों में जाओ तो साइंस ऐसे पढ़ा के, पता नहीं जूही मैडम का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, हमारा तो कम है इसमें एक्सपीरियंस, बिकॉज हमको स्कूल में बहुत कम दिन पढ़ाने का मौका मिला था. तो स्कूल में जब क्लासरूम में साइंस को चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा वो लगता है. दैट इज. थैंक यू सो मच. योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, योर and I have Asha, I have kept my time 1:45. Thank you so much, Didi. Now we are open for discussion or any suggestion you want to make or you want to ask any question. You can ask. The floor is open. Or you can say something if you want to tell, you want to see. हम लोग के पास यहाँ पे Google पूरा है. कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं. 5-10 मिनट है हमारे पास तो आप लोग कर सकते हैं. कैन वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम बैक? ओके, यस, मुस्कान. भाई मेरी टीचर ने पढ़ाया था और हम लड़के लड़की एक ही क्लास में बैठे थे. So मेरा so what I would say, देखो I think our learners have evolved better now. So what you can use the flipped model. आसान से बच्चों से बोल दो कि ये टॉपिक रिप्रोडक्शन का पढ़ के आ जाना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली उससे पढ़ के आ जाएगा और तुमसे ज़्यादा उसमें जानकारी खोज के आ जाएगी. And they would probably also tell you आगे रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है वो भी बता देंगे. And किस तरह से. So it is always better जहाँ पे sensitive topics बहुत बार होता है ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जहाँ पे आपके बताना या menstrual cycle वगैरह बताना, these are very sensitive because of reproduction का एक part होता है, growing children है. But now children are much more aware. I would say वो टीचर का इनिबिशन ज़्यादा होता है, बच्चों का शायद कम होता होगा. तो वो बताने के लिए you can always use the flip model, या उनको लेक्चर्स YouTube वगैरह को दे दो कि इसको पढ़ के देख के आ जाओ and then you can discuss. And we have good YouTubes on that. We have good YouTube videos. We have good materials on that. वो रिप्रोडक्शन बड़े अच्छे से वो डायग्राम वगैरह के साथ बड़े अच्छे से दिखा देते हैं, मतलब कुछ घबराने की और उनको भी करने की बात हो. So that is it. But this is more inhibition on part of the teacher rather than the students. कि वो अलग करके बैठाएं या, और मेरे टीचर ने उनको साथ में बैठाया था, बस ये था उन्होंने उस समय सवाल पूछने से एकदम मना किया. वो एक दो में हम लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वो जो 11th में था zoology में उन्होंने एकदम ऐसे 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 वो पढ़ा. So but now you have better ways and the students are also more aware and those topics are no more taboo. जो बहुत सारे topics taboo होते थे अब धीरे-धीरे बच्चों के
of technological हाँ, तो हम लोगों के पास बहुत टेक्नोलॉजी का भी सहारा है, बहुत सहारा है जिसमें कि हम अपने बच्चों को रीडायरेक्ट कर सकते ठीक है और बता सकते हैं बता किसको सकते देख के हैं। अचीवमेंट मॉडल है ना, यू कैन नॉट टेल देम कि ये पढ़ के आ जाओ, यू कैन डिस्कस इट एंड इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ के आ जाओ। एंड दूसरा, यू हैव बेटर एड्स ऑल्सो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, अब रिप्रोडक्टिव पढ़ाना है तो टेस्टिस वगैरह, ओवरी वगैरह का है, द होल, यू हैव बेटर एड्स और उसको आप अलग अलग ले, जैसे हम लोग को पहली बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाया गया तो फ्रॉग का रिप्रोडक्शन पढ़ा एंड वो पॉपुलेशन फ्रॉग एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं वो होता है ना, तब वो उसके एग्स और वो रिलीज होते हैं, क्योंकि फ्रॉग का तो एक्सटर्नल वो होता है, तो उसमें तो इंटरनल होता नहीं है, तो वो उसमें तो वो सो द फर्स्ट टाइम वी वर टॉट ऑल द बॉयज वेंट टू द पॉन्ड एंड नेवर सीन कि ये क्या कर रहे हैं, तो दोस वर द थिंग्स, बट नाउ यू कैन ऑलवेज शो इट ऑन द video कि this is done, how they populate, how it comes out, and it will be easier, you don't have to feel bad, they don't, और समय भी बदल गया है, I don't know, you are all small, it is way back in 1980, 78, एक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पिक्चर है चरस, है धर्मेंद्र, कभी डाल के देख लेना, चरस नाम की पिक्चर, वो उस समय एडल्ट मूवी, हमारे पेरेंट्स, हम उस समय बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स हमसे बोले थे अब तुम लोग सो जाओ, हम लोग पिक्चर, आई स्टिल रिमेम्बर इट कि ये लोग गए थे हमको छोड़ के चरस्तान में। टुडे व्हेन आई सी इट आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज एडल्ट इन दिस, व्हाट वाज एडल्ट की मतलब हमें बताया नहीं गया। सो जस्ट those times have changed, students have changed, learners have changed, their exposure has changed. So today it is easier to discuss such topics and that is why we are saying कि ये सब चीज़ों को बात करिए और इनसे शेयर करिए। We are again and again emphasizing that sex education should be part of education because these are some things which we all should be aware। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको जानने के लिए, और मुझे लगता है साइंस के टीचर से अच्छा कोई इसको बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स को आपके बॉडी बहुत वो नहीं होती, उनके लिए सब एक बॉडी है जिसपे इनको काटना पीटना है, आप जो भी, तो वैसे ही आई थिंक साइंस वो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी बॉडी का एक सिस्टम है और उसके ये फंक्शन होते हैं, उससे बता दिया। सो नाउ द लर्नर्स आर मच मोर अवेयर एंड यू हैव बेटर टेक्नोलॉजिकल। हमारी टीचर ने जब पढ़ाया था तो उन्होंने ना वो टेस्टिस और ओवरी चॉक से बनाई और वो बना के पढ़ाया था, फिर वो एक ही बार में, मैंने कहा ना एक लेक्चर में पूरा खत्म हो गया था, बट हमको साथ में बैठा के पढ़ाया। तो अब तो आप इसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, यू जस्ट डोंट फील नर्वस अबाउट इट। इसी पे एक लाइन ऐड करने, मैम ने जो लास्ट वर्ड कहा ना, स्टूडेंट इज एक्सपेक्टिंग कि सर को या मैडम को शर्म आएगी, इफ यू विल नॉट बिहेव लाइक दैट, आधी क्लास वैसे जीत लिए, एंड दूसरा ट्रीट दैट क्लास एज अ मिथ बस्टर। Many myths are with them, yes, and they want to discuss, yes, they are desperately wanting exactly to discuss that. Please discuss that. That is the point where it can be a life changing experience, क्योंकि घर में मम्मी पापा भी नहीं बात कर रहा, फ्रेंड भी यूट्यूब से उल्टी पुल्टी जानकारी दे रहा है, and they are in big trauma regarding reproductive health. तो ट्रांसफॉर्म दैट क्लास इनटू अ क्लास ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विन विन सिचुएशन होगी। और मैम ने जो टेस्टिस और उसके डायग्राम बोला, बिंदास ड्रॉ करो और उसको लेबलिंग की प्रैक्टिस कराओ, कहो बोर्ड में आएगा, आपकी करो, हाँ आपके करो, एंड सिर्फ 2 दिन की क्लास के बाद द होल क्लास विल बी वेरी। तो मुझे तो कभी भी टीजिंग हुई नहीं, यही 3 ट्रिक्स थे मेरे, एंड सब बच्चों लास्ट में आगे बोलते थे कि मैम आप 10th में तो टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं जो तुमने बोला, तो मिथबस्टर उनके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड बिहेव करो। और तीसरा स्किल्स यूज करो जो बायोलॉजिकल स्किल्स है रिगार्डिंग लेबलिंग ऑफ डायग्राम्स एंड ऑल। इट इज ऑलवेज बेटर, सी अ वेरी थिंग, क्योंकि पुरानी पिक्चर देखो ना, वो बच्चा पैदा होना है तो 2 फ्लावर जैसे आ रहा है, अब फ्लावर से बच्चा कैसे पैदा हो गया भाई, देखो ना, इट इज सच what was told है ना, and some child might just say कि हम कैसे पैदा हुआ है, 2 फूल मिले थे और हम पैदा, shouldn't do that, है ना, but I say है ना, और बहुत वाले की वो आ जाता है कि you have so many questions कि मैंने किसी ने मुझे kiss me, will I become pregnant? No, I don't
crucial. That adolescent age is very crucial, and that is why we say, इसीलिए सब innovative methods की भी बात की जा रही है, because your learner has advanced. Our teaching strategies have not advanced accordingly. हमारे B.Ed में हम लोग लेसन प्लान में अभी भी वही पुरानी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा जो लर्नर है वो एडवांस हो गया, वो तो पता है उसको ये समझिए। तो बात हमारे पास ये है कि हमारा इनोवेशन ऐसा होना चाहिए कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सी एवरी चाइल्ड नाउ हैज़ अ मोबाइल, है ना, सो व्हाई नॉट यूज दैट एज अ टूल ऑफ लर्निंग। उसको काम जो कि ये मोबाइल से ही करके ले आओ, वो मोबाइल तो लेता ही है, माता पिता जितनी भी जान दे दे वो लेगा ही, वो खेलेगा ही उससे। कोई बायोलॉजिकल गेम उसको आइडेंटिफाई करके बता दो कि ये गेम बना दो, गेम कि इस तरह का गेम है, नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर हिम। सो वी आर रिसर्चेस ऐसे हो रहे हैं कि छोटे छोटे बायोलॉजिकल गेम्स बना दिए जाए या क्विजेस बना दिए जाए जिसको बच्चा मोबाइल में कर ले। सो यूज द टेक्नोलॉजी एज योर बिगेस्ट एड एंड लेट द चाइल्ड ऑल्सो एंजॉय। देखो मोबाइल हटा नहीं सकते बिकॉज इट इज कम इन अ लाइफ। हम लोग जब छोटे थे, अगेन आई गिव एग्जांपल्स, तो टेलीफोन यूज्ड टू बी अ बिगेस्ट वो, और पूरे मोहल्ले में एक आधे किसी क्या टेलीफोन होता था तो लोग बात करने जाते है ना। नाउ इट इज नॉट देयर, सो वी आर हैविंग बेटर वेज, वी आर हैविंग बेटर टेक्नोलॉजी, वी आर हैविंग। और फिर मैंने कहा, आज हम लोग बात करें, मैंने इसीलिए वो शुरुआत में ही कहा कि आने वाले समय में वी माइट हैव टीचर्स इन द क्लास हु आर आर्टिफिशियल, क्योंकि जैसे ये वाला टॉपिक है ना रिप्रोडक्शन, तो हम भी कहेंगे हमें ना पढ़ाना पड़े, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो टीचर है ना, वो जाके रोबोटिक टीचर है वो पढ़ा दे, प्रॉब्ली इट विल बी इजियर फॉर मी, बट देन यू विल हैव टू रेगुलेट व्हाट शी इज डूइंग एंड व्हाट शी इज टीचिंग। वो आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने, बिकॉज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो रोबोटिक टीचर होगी उसके पास वो फीलिंग्स नहीं होंगी जो आपके पास है, उनको आपको बच्चे की फीलिंग को वो करना। So that is how it has to be done. Again, I say technology is our biggest enabler if used properly, but showing PowerPoint in your class and thinking that it is the integrated of technology, no, it is just a tool for us. जो हम लोग कहते हैं कि अच्छा क्या points थे वो हम भूल गए, लेकिन PowerPoint को जाके पढ़ देना कोई integration of technology नहीं। एकदम ध्यान में रखना है कि हमने तो एक PPT बनाया था और क्लास में वो पढ़ दिया, वो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। PPT इज देयर फॉर यू एंड फॉर द लर्नर्स टू, क्योंकि हम लोग हमेशा से बात करते हैं ना कि कुछ दिखता रहे, कुछ होता रहे, मल्टीपल एड्स की बात करते हैं, वो हम फिर वापस आ जाते हैं वो एड की कोन पे, है ना, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिमुलेटेड एक्सपीरियंस तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर सकते हैं ना। आज वो सब हमें करना है, बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं, वही एड को यूज़ करनी है कि दिखाते रहे, करवाते रहे तो कितना अच्छा होगा। एंड देयर इज वेयर, एंड अगेन आई से एवरी लेसन विच यू थिंक एंड टीच, प्लान एंड टीच इज इनोवेटिव, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। यही लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना, अगली बार भी अगर मुझे इसी टॉपिक पे बोलने को बोला जाए, यही पावर पॉइंट है, तब भी कुछ फर्क हो जाए। इट कैन नॉट बी सिमिलर। So again, that is what innovation is, that you don't repeat the things. Okay, I think you have got your answer. We can take up some more questions if you have. Yes. Kirti? उसके बाद नहीं, गलत नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं सकते हैं। हम लोग बोले कि डिसेक्शन वर्चुअल लैब्स होती हैं, उतने बार जैसे आपका अगर सपोज हम कहें कि आपको रैट का डिसेक्शन करना है, आपके पास 100 बच्चे हैं, हर बच्चे को एक रैट चाहिए होगा और प्रैक्टिस कराना है तो कितनी बार हो गया। और इसीलिए पहले क्या होता है, टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। अब यही बात वर्चुअल डिसेक्शन में क्या होता है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हो। वो ये वाला वीडियो वैसा नहीं है, एक वीडियो है जो वर्चुअली डिसेक्ट करता है, ये वाला खोलो, ये वाला खोलो, और उसी का अगर आपने गेम बना दिया तो क्या हुआ, आप उसको प्रैक्टिस करो कि पहले ये वाली हमें डिसेक्ट करनी है, फिर ये वाली आनी है, फिर हमें ऐसे हमें वो करना है। इट इज
totally. So you are practicing virtually, and then when you do it, actually it is easy. That is where the virtual reality. ये किसी ने नहीं कहा कि आप वर्चुअल एक्सपीरियंस को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हटा दीजिए. वो तो सबसे पहले तो ये होता है ना कि लर्निंग बाय डूइंग इज द मोस्ट पावर, बट यू कैन नॉट एवरी टाइम डू एवरीथिंग व्हिच इज लर्निंग बाय डूइंग. अब आर्ट हमें पढ़ना है तो वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी में भी बेटर हम निकाल तो नहीं पाएंगे. तो दैट इज, तो वहाँ पे हम तो वर्चुअल लैब नहीं, तो फिर सोचो ये सब हट ना जाता अगर वर्चुअल लैब्स ही इतने वो हो जाते, बिकॉज डॉक्टर भी बन जाते वर्चुअली वो करके. लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जब हम 11th-12th में हैं तो हमारा डिसेक्शन इट शुड बी स्किल और उसका वो होता है कि आप कितना अच्छे से कर रहे हो. तो अगर वहाँ पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके अगर कर सके. बीच में ये हुआ था कि जो वाइट माइस है, बिकॉज दे वर सो फ्रीक्वेंटली बीइंग यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटेशन, देयर नंबर हैड डिक्रीज्ड, क्योंकि वो इतनी बार यूज कर रहे थे. तो इस सब केसेस में क्यों ना हम पहले वर्चुअली करा लें फिर एक्चुअली कराएं. और जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, भाई जिसको बायोलॉजी आगे लेनी नहीं है डिसेक्शन के लिए, तो उसके लिए हमको क्यों उसको वेस्ट कर देना. सो दैट इज वेयर इट इज. ऐसा किसी ने और कोई भी नहीं करेगा कि आप वर्चुअली सब चीज़ कर डालो, वर्चुअली ही पढ़ा डालो. हम तो बोलते हैं ना रियल लाइफ टीचिंग करो. बट यस, जब आपके पास सामग्री की कमी हो, जब ऐसे वाइट ट्रैक्स ना हो, आपके पास ऐसे बड़े बड़े लैब्स ना हो, तो व्हाई नॉट डू इट वर्चुअली. बच्चे को प्रैक्टिस को करा दीजिए. उसको पता तो होना चाहिए ना कि पहली लेयर ये होती है, उसके बाद फैट की लेयर होती है, उसके बाद अंदर ऐसा दिखता है. ना करवा देने से तो अच्छा है कुछ कर ले. हाँ, वहाँ पर इसको इफेक्टिव कर सकते हैं जहाँ पर ना बहुत जगह नहीं होती है. एंड बहुत जगह आपके पास अभी जैसे आज की सिचुएशन में मेरा देखो, अगर बनारस की स्थिति देख लो तो जनवरी से तो स्कूल ही नहीं खुले. हाँ, अब अगर सपोज किसी स्कूल में डिसेक्शन छोड़ दिया गया होगा जनवरी में कराने के लिए, तो क्या हो रहा होगा? कुछ नहीं हो रहा. इससे अच्छा एटलीस्ट वर्चुअली करा दो जहाँ हम नहीं करा सकते, या जहाँ पे हम एक्चुअल नहीं दिखा सकते. सिमुलेटेड वर्चुअल रियलिटी इज गुड फॉर दोस सिचुएशंस, and when we have these sort of resources and not that sort of yes. ऐसे हम बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करें साइंस एजुकेशन में, बट मैम ये इनिशियल क्लास हमारे लिए प्राइमरी लेवल फाउंडेशन वहाँ तो यूजफुल है मैम, बट जब सब्जेक्ट का जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सेकेंडरी में 11th-12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद करना है कॉलेज जहाँ पर रेस्ट्रिक्ट रहता है, तो मैम वहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है? वहाँ हमें बस बताना है. यही मैंने निकिता युवास से मैंने जैसे हमने कहा था कार्बन पढ़ा है, लेकिन कार्बन और कहाँ यूज हो सकता है वो हमको बता देना है. खाली कार्बन को एज अ कंपाउंड कार्बन या एलिमेंट कार्बन नहीं बना देना है. कार्बन इट कैन बी यूज, हाउ इट वाज यूज पुराने समय में, हिस्ट्री में कार्बन डेटिंग का क्या है, बायोलॉजी, वो हमको इट इज जस्ट अवेयरनेस जो हमें बताना है. और बाद में तो हम लोग बात ही कर रहे हैं कि अपने ट्रांसडिसिप्लिनरी जब रिसर्चेस में ला रहे हैं तो मेक इट इंटरडिसिप्लिनरी, मेक इट ट्रांसडिसिप्लिनरी, बिकॉज नाउ व्हाट वी हैव फेल्ड कि वो जो साइलोस थे या वो जो बाउंड्रीज हमने बता दी, दे हैव टू बी ओपन. और हमारे यहाँ पे मतलब भारतीय शिक्षा व्यवस्था में देखो तो वो हमेशा से ओपन है. जब आप चाहे आप आयुर्वेदा की बात कर लो, चाहे आप ज्योतिष की बात कर लो, वो सब कहीं ना कहीं दूसरे से तो वो हो गया. समय को ध्यान में रखते हुए बस लास्ट एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं. माय क्वेश्चन इज जैसे हम मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स और टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो हम उस टाइप की टीचिंग से नहीं आए. एंड एज अ स्टूडेंट एज वेल एज एजुकेटर मैं ये फेस करती हूँ कि अगर क्लास में जा रही हूँ तो साइंस की टीचिंग तो मैं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे खुद भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स या सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स का उतना ब्रॉड नॉलेज नहीं है. तो वो इनोवेटिव स्किल्स मैं खुद कैसे डेवलप करूँ कि वो मैं अप्लाई कर पाऊँ? Just read and use technology. Just read every day. आजकल तो सब कुछ इतना सब ये इस पे क्लिक ऑफ अ बटन में है. Just whatever you are teaching, see whether it can be linked somewhere to economics, history, geography, जो भी है. जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे ना जैसे pollution. This can be a topic of health. Pollution is taught in science. It is taught in geography, it is taught in civics,
लिटरेचर, पॉल्यूशन पे आपका प्रदूषण एक चैप्टर हो सकता है भी ना, पर्यावरण और वो है, तो ये क्या है, बस हमको जोड़ देना है और वो उसको कर लेना है। तो वो ये तो अभी करने लगता है, धीरे धीरे आसान हो जाएगा, और जब ऐसे हमारे जैसे हो जाओगे ना 30 साल बाद, तो वो और आसान हो जाएगा, लेकिन जोड़ा जाए वो अपने आप। दिस इज समथिंग व्हिच कम्स धीरे, वो अभी वो धीरे धीरे आते हैं। जैसे ना अभी लेसन प्लान बनाना बड़ा कठिन लगता है ना, और मैं 2 घंटा लग रहा है मुझे बनाने, धीरे धीरे यू विल नो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, लेकिन पहली 2-4 बार मेहनत करनी है, सबसे बड़ी बात है। दैट इज व्हाई BA training is there. This is a training to make you know those skills. See, there are very good teachers who have not done BA. But probably they had those skills studied. और दूसरा, जैसे हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होती है, बहुत कुछ हम बार-बार करके, so that is the experiential learning is not only for the student, it is for us also. हर बार हम सोचते हैं, और हर बार जैसे हमने कहा ना, हर बार तुमने अभी कोई एग्जाम्पल देखा, मुझे अगली बार वो लगेगा कि दिस एग्जाम्पल वाज बेटर, आई कुड हैव यूज्ड दैट। दैट इज हाउ यू लर्न दिस एक्सपीरियंस। सभी के चेहरों को देख के लग रहा है कि जिज्ञासाएं बहुत हैं, बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन समय सीमा को भी ध्यान में रखते हुए अब हम इस सेशन को ओवर करते हैं। और ख़त्म करने से पहले मैं अपने कुलीग विभा को रिक्वेस्ट करूँगी कि दीदी को एक छोटा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग देना चाहिए। वैसे ही सुजाता ने पहले बता दिया कि 30 साल हो गए हम लोग को पढ़ाते हुए। अब एक चीज बताना रह गया कि हम आपके विभाग के जितने अध्यापक हैं ना, उनमें से कई इनके विद्यार्थी रहे, है ना। आई वाज लुकिंग कि एक कुछ मुझे डबल ना दे दे, इसलिए अभी फोटो ये हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें प्लीज सुजाता डाल देना। Thank you. Coming to the end of the session, I will quickly give a formal vote of thanks. जैसा कि ये आज सेशन था इनोवेटिव मेथड्स इन साइंस टीचिंग, दीदी ने इतने अच्छे से आपको इतने कम समय में इतनी सारी मेथड्स बताए, जिसमें उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी वीडियोस के बारे में बताया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, और कैसे हम उसको टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके ब्लेंडेड फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो आज आप लोगों ने सीखा उसको वाइजली यूज़ करिए। हमारे पास इंटरनेट पे समंदर है, एक समुद्र की तरह हमारे पास टीचिंग एड्स हैं, बट इट इज़ द डिसीजन एबिलिटी मेकिंग जो है हमें लेनी है एज टीचर्स कि कौन सा एड हम कहाँ पर यूज़ करें एंड टू मेक आवर टीचिंग मोर फ्रूटफुल एंड इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच दीदी फॉर योर वैल्यूबल सजेशंस। इतने जाम के बाद भी, एक्सटर्नल कंडीशंस अच्छी नहीं है शहर की, फिर भी आपकी इंटरनल एंथुजियाज्म, आपका ज़ील देखकर आप डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग आपको